कैसे हैं आप लोग? अब हम देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है? नाम से स्पष्ट है, इक्वी मतलब क्या होता है? इक्वल। पोटेंशियल का मतलब क्या है कि इक्वल पोटेंशियल ऑन द सरफेस, इक्वल पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल, राइट। अब हम देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस से मीनिंग को समझेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को समझने के लिए सबसे पहले हमने एक छोटा सा चार्ज बॉडी लिया। मान लीजिए कि ये चार्ज बॉडी है, ठीक है। अब इस चार्ज बॉडी के चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होंगी? इलेक्ट्रिक लाइंस। ये रही इलेक्ट्रिक लाइंस। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस प्रोड्यूस होंगी चारों तरफ, कहाँ तक जाएंगी? अप टू द इन्फिनाइट जाएंगी। और अगर हम इस चार्ज बॉडी से एक सर्टेन डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले लें P या फिर A, तो उस A से पास करता हुआ अगर हम एक सरफेस खींचें, चार्ज बॉडी स्फेरिकल था तो हमारा जो सरफेस होगा वो भी कैसा होगा? स्फेरिकल होगा, फॉर द सिमेट्री लॉ ऑफ सिमेट्री को फॉलो करने के लिए। तो अगर चार्ज बॉडी इस तरह से था तो हमने जो सरफेस खींचा वो भी कैसा है? स्फेरिकल है। तो ये जो फर्स्ट सरफेस जो हम खींच रहे हैं, इस सरफेस पे एक पॉइंट हमने A मान रखा है, दूसरा पॉइंट B मान रखा है। यहाँ पे चार्ज बॉडी Q था, इससे R1 डिस्टेंस पे ये पॉइंट A था, तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी? R1 होगी। हमने एक दूसरा पॉइंट P माना और इस P से मानते हुए हमने एक स्फेयर की कल्पना की। ये काल्पनिक स्फेयर है, डेट इज़ द इमेजिनरी स्फेयर, ओके। सो दिस इज़ द पॉइंट P, दिस इज़ द पॉइंट Q। तो इस पॉइंट P का पोटेंशियल Q का पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। A का पोटेंशियल B का पोटेंशियल सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस R1 तो ये भी डिस्टेंस R1। इतनी बात सबको समझ में आई? बोलिए सभी लोग, इतनी बात समझ में आई? तो VA कितना है? KQ अपॉन R1। VB भी उतना ही होगा, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। मतलब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उस सरफेस के हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल रहता है वो सेम रहता है, और दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 0 रहता है। अगर यहाँ पे A था, B था, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0। अगर हम यहाँ पे C माने तो B और C के बीच का पोटेंशियल 0। अगर हम यहाँ D माने तो C और D के बीच का पोटेंशियल 0। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज विल बी 0। दूसरी चीज़, अगर हम इस पॉइंट की बात करें P की, Q की, और ये सेकेंड सरफेस जो 2 है, इसको हमने फर्स्ट सरफेस बोला था, इसको हमने सेकेंड सरफेस बोला था। ये हमारा चार्ज बॉडी था, इसके तरफ चारों तरफ ये फर्स्ट गॉसियन सरफेस, मतलब स्फेरिकल सरफेस, ये दूसरा स्फेरिकल सरफेस। इसके पॉइंट P पे और Q पे पोटेंशियल सेम है, तो इन दोनों के बीच का ही पोटेंशियल क्या रहेगा? 0 रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे 20 वोल्ट है तो यहाँ 10 वोल्ट होगा। जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, क्योंकि चार्ज बॉडी ये है। डिस्टेंस बढ़ने पे पोटेंशियल घटता जाता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज Q हो तो उससे R1 डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होता है? P = KQ अपॉन R1। डिस्टेंस बढ़ने पे पोटेंशियल घटता जाता है। तो ये हमने जो फिगर बना रखा है वो हमने एक स्फेरिकल बॉल पे चार्ज था Q। लेकिन अगर ये स्फेरिकल बॉल की जगह एक हमारे पास एक वायर हो और उस वायर पे जो चार्ज का अमाउंट हो वो कितना हो? Q हो, तो उस केस में इस चार्ज बॉडी से R1 डिस्टेंस पे हमने क्या किया? एक सरफेस खींचा, और ये जो सरफेस है वो सिलेंड्रिकल है, क्योंकि इस बॉडी का जो शेप था वो क्या था? सिलेंड्रिकल था। दिस इज़ द वायर, सो इट इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सो दिस इज़ द सरफेस इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। और यहाँ से R1 डिस्टेंस पे पॉइंट A हो या फिर B हो, इस A पे और B पे पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक वायर है, राइट, और इस वायर में चार्ज Q है, तो इससे R1 डिस्टेंस पे इधर या फिर इधर अगर हम कोई ऐसा सरफेस खींचते हैं तो उस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेम उसी प्रकार अगर हम यहाँ से R2 डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले लें और वहाँ से कुछ ऐसा सिलेंड्रिकल सरफेस खींचें तो उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। बात सबको समझ में आ गई? तो ये उसी का फिगर था। इस पॉइंट A पे और B में पोटेंशियल सेम रहेगा, और उसी प्रकार इस P पे और Q पे और R पे। लेट्स सपोज कि दिस इज़ द पॉइंट R, तो इस R का, P का, Q का पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। तो पोटेंशियल एट P, Q एंड R विल बी KQ अपॉन R2। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या है ये? KQ अपॉन R2।
बोलो, बात सबको क्लियर है? तो ये जो बॉडी था वो सिलेंड्रिकल शेप में था, इसलिए जो पोटेंशियल का जो सरफेस है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर देखिए एक चीज़ और, अगर बॉडी सिलेंड्रिकल होगी जिस पे चार्ज है, तो उसके कारण जो प्रोड्यूस इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो भी क्या होंगे? सिलेंड्रिकल होंगे। अगर किसी बॉडी पे चार्ज है और अगर वो बॉडी का शेप सिलेंड्रिकल है, तो उसके कारण प्रोड्यूस इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कैसे होंगे? सिलेंड्रिकल ही होंगे। बात समझ में आई? तो दिस इज़ द फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज़ द सेकेंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। डिस्टेंस बढ़ाते जाइए, थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर वो बॉडी स्फेरिकल है तो पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस भी स्फेरिकल होगा, दूसरा भी स्फेरिकल होगा, तीसरा भी स्फेरिकल होगा। यहाँ तक बात सबको समझ में आई? अब हम आपको दो एग्जाम्पल के सिवा अब हम तीसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, जो कुछ इस प्रकार का है। अब थोड़ा इसको हम समझा देते हैं। मान लीजिए कि हम जहाँ खड़े हैं उसके नीचे का जो फर्श है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो ऊपर का फर्श है वो क्या है? नेगेटिव चार्ज है। मीन्स जो फ्लोर है वो किसकी है? पॉजिटिव चार्ज की, और जो हमारा नीचे वाला फर्श है वो किस पे है? फ्लोर जो है ऊपर वाला हिस्सा वो नेगेटिव चार्ज है, मतलब जो ऊपर की छत है वो कैसा चार्ज है? पूरे छत पे नेगेटिव चार्ज है, और जहाँ हम खड़े हैं उस नीचे वाले फर्श पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। तो उस केस में आप क्या इमेजिन करेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस कैसी होंगी? कुछ ऐसे जा रही होंगी, यूँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगी। और उस केस में एक्सपोजर बन गया। तो नीचे की जो फर्श थी वो प्लस थी, ऊपर की जो फर्श थी वो माइनस थी। उस केस में इलेक्ट्रिक लाइंस कुछ ऐसे जा रही होंगी, ठीक है। और फिर हम वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस को सोचना चाहें तो कैसे होगा? सोच के बताइए, सोचिए। ये दीवार क्या, नीचे की फर्श क्या थी? प्लस, ऊपर क्या था? माइनस। नीचे प्लस, ऊपर माइनस। उस केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो सेम उसी प्रकार होगा जैसे मान लीजिए कि ये कॉपी है, नीचे क्या था? प्लस, ऊपर क्या था? माइनस। तो नीचे वाले फर्श से अगर इसकी डिस्टेंस 5 मीटर है तो 5 मीटर चार्ज कहाँ है? नीचे। तो उस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस, मान लीजिए हम बोले कि ये पॉइंट फर्श से कितना दूर है, ये पॉइंट फर्श से कितना दूर है? 5 मीटर। ये वाला पॉइंट फर्श से कितना दूर है? 5 मीटर। ये वाला पॉइंट फर्श से कितना दूर है? 5 मीटर। ये वाला पॉइंट 5 मीटर। ये वाला पॉइंट 5 मीटर। तो इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स की फर्श से डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर है। तो फर्श पे चार्ज अगर Q हो तो इसकी डिस्टेंस 5 मीटर है हर पॉइंट की, तो ये सरफेस कैसा हो जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरी चीज़, हम ये फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ 5 मीटर पे, तो अगर हम 5 मीटर की जगह 7 मीटर ले लें और थोड़ा सा हाइट बढ़ा दें, तो अब इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। मीन्स अगर 5 मीटर यहाँ था और इस 5 मीटर पे जो पोटेंशियल था इस सरफेस के हर पॉइंट पे अगर वो 10 वोल्ट है, 5 मीटर पे पोटेंशियल 10 वोल्ट, हमने इस 5 मीटर को 7 मीटर किया और पोटेंशियल अब 10 से क्या हो जाएगा? बोलिए, 10 से पोटेंशियल घट जाएगा, क्योंकि पहले पोटेंशियल 10 था, अब पोटेंशियल हो सकता है 8 हो जाए, 7 हो जाए, ठीक है। पोटेंशियल घट जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि नीचे से डिस्टेंस बढ़ गई। चार्ज तो सेम रहा, नीचे वाले फर्श पे चार्ज तो सेम रहा, लेकिन चार्ज से डिस्टेंस बढ़ गई। तो यहाँ वाला पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट पे था तो यहाँ वाला पोटेंशियल 7 वोल्ट पे हो गया। कहने का मतलब पोटेंशियल नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है। बात समझ में आई? फर्श से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ इस कॉपी को ले जाएंगे, फर्श से नीचे वाले फर्श से जैसे जैसे हम कॉपी को ऊपर ले जाएंगे पोटेंशियल घटता जाएगा। अगर यहाँ पोटेंशियल, लेट सपोज कि यहाँ पोटेंशियल 20 है, तो यहाँ पोटेंशियल 10, यहाँ पोटेंशियल 5, यहाँ पोटेंशियल 3, 2, 1, फिर उसके बाद से पोटेंशियल माइनस में होने लगेगा, -1,
-1 -2 -3 -20 -30 पोटेंशियल घटता जाएगा, क्योंकि अब वो जो सरफेस है वो किसकी तरफ जा रहा है, निगेटिव वाले बॉडी की तरफ। तो आपको पता होगा कि अगर चार्ज निगेटिव में है तो उसके आसपास का जो पोटेंशियल भी किस में रहता है, निगेटिव में ही रहता है, क्योंकि पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साइन पे भी डिपेंड करता है कि चार्ज अगर प्लस में है तो पोटेंशियल प्लस, अगर चार्ज माइनस में है तो पोटेंशियल माइनस। क्या ये बात हमारी समझ में आई? मतलब नीचे से ऊपर की तरफ पोटेंशियल घटता जाएगा, ये बात क्लियर हो गई। सेम उसी प्रकार जैसे हमने यहाँ बताया था कि अगर यहाँ पे 20 वोल्ट है तो यहाँ पे 10 वोल्ट और उसके आगे पोटेंशियल घटेगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगी। यहाँ पे पोटेंशियल अगर 20 है तो यहाँ पोटेंशियल 10 और पोटेंशियल घटता जाएगा। अब थोड़ा हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए हम जहाँ खड़े हैं, जिस रूम में हम खड़े हैं, उस रूम की जो राइट साइड की दीवार है वो प्लस चार्ज है, और जो लेफ़्ट साइड की जो दीवार है वो कैसी चार्ज है, माइनस है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस फिर ऐसे जा रही होंगी यूँ, और इलेक्ट्रिक लाइंस जब ऐसे निकलेंगी तो उस केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कुछ ऐसा होगा। क्योंकि ये दीवार प्लस थी, उस प्लस दीवार से यहाँ तक की दूरी अगर 5 मीटर है और इस 5 मीटर पे अगर पोटेंशियल 20 है, तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस पॉजिटिव वाली दीवार से दूर जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल घटता जाएगा। मतलब यहाँ पे 20 था, इस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल 20 था, तो यहाँ जाके वो 10, 10 के बाद से 5, 5 के बाद से 0, 0 के बाद से वो घटेगा -5, -10, -20, और जैसे जैसे हम निगेटिव दीवार की तरफ मूव करेंगे पोटेंशियल घटता जाएगा। एक चीज़ और आपको समझना होगा कि हमने पहले ही बता रखा था कि जिस टाइप की बॉडी पे चार्ज होता है, जिस टाइप की बॉडी पे चार्ज होता है उसी टाइप का क्या प्रोड्यूस होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जब बॉडी स्फेरिकल थी तो उसके कारण प्रोड्यूस इक्विपोटेंशियल सरफेस भी स्फेरिकल था। जब बॉडी सिलेंड्रिकल थी तो उसके कारण प्रोड्यूस इक्विपोटेंशियल सरफेस भी सिलेंड्रिकल थे। लेकिन जब बॉडी एक प्लेट के रूप में था, क्योंकि इधर की दीवार अपने आप में एक प्लेट है और उस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पे निगेटिव चार्ज है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक प्लेट की तरह है। मतलब एक स्ट्रेट सीधा प्लेट की तरह है, क्योंकि अब इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कैसा है, एक प्लेन सरफेस है। क्योंकि चार्ज प्लेन सरफेस पे था तो उसके कारण प्रोड्यूस सरफेस भी कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक प्लेन सरफेस है। क्या ये बात क्लियर हुई? ये इस केस में भी होगा, और जब चार्ज नीचे होगा, ऊपर होगा, तो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक प्लेन सरफेस की तरह होगा, क्योंकि नीचे का भी सरफेस प्लेन सरफेस था, ऊपर का भी सरफेस प्लेन सरफेस था, और इक्विपोटेंशियल सरफेस भी प्लेन सरफेस है। यहाँ तक सबको बात क्लियर? दूसरी चीज़, अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज बॉडी को मूव कराते हैं तो हमें कोई काम नहीं करना पड़ता है। मान लीजिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इस सरफेस पे हम एक चार्ज बॉडी को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाना चाह रहे हैं। नीचे की दीवार, नीचे की फर्श प्लस थी, ऊपर की फर्श माइनस थी, और हम ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होगा, अगर नीचे चार्ज होगा, ऊपर चार्ज होगा, नीचे प्लस ऊपर माइनस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा ही ना होगा। और इस सरफेस पे हम एक पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक किसी भी चार्ज को मूव कराते हैं तो हमें कोई काम नहीं करना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, del V is equal to W/Q। ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन वर्क अपॉन क्वांटिटी ऑफ टेस्ट चार्ज, या फिर हम जिस चार्ज को मूव करते हैं उसकी वैल्यू। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए कि हम आपसे कहें कि इस A से B तक किसी चार्ज को ले जाओ, और उस चार्ज का नाम था Q0। हमने बोला देखो भाई साहब, इस Q0 को पॉइंट A से कहाँ तक लेके आना है, B तक। आपने कहा ठीक है, हम इसको ले जाते हैं। तो आपको बस अगर चार्ज यहाँ पे बैठा है ना Q0, तो आप ऐसे जाएंगे और Q0 को बस थोड़ा सा धक्का, क्या मतलब फूंक देंगे,
हवा दे देंगे ना, तो उस हवा से वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, ए से बी की तरफ चला जाएगा। मतलब ए से बी तक ले जाने के लिए आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, वो टेस्ट चार्ज ऑटोमेटिक यहाँ तक मूव कर जाएगा, बस थोड़ा सा फूकने की ज़रूरत है। सेम उसी प्रकार हम इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक अगर किसी चार्ज को ले जाना और टेस्ट चार्ज को, तो हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ये थी हमारी चार्ज बॉडी, ये था हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के इस पॉइंट पे मान लीजिए कोई चार्ज है, यहाँ पे 2 कूलाम का चार्ज है, बात समझ रहे हैं ना। ये r1 डिस्टेंस है, यहाँ पे एक सिलेंडर है और उस सिलेंड्रिकल सरफेस पे एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी वैल्यू है 2 कूलाम। उस 2 कूलाम को हम इस जगह से घुमा के यहाँ लाना चाहते हैं, तो आप उसको यहाँ से यहाँ तक घुमा के ले जाएंगे, तो आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बस आप जाएंगे थोड़ा सा फूंक देंगे तो वो चार्ज पार्टिकल यहाँ से कहाँ घूम जाएगा, यहाँ चला जाएगा। फिर वहाँ से कोई फूंक देगा तो वो चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ घूमता रहेगा। मतलब कि अब दूसरी चीज़, इस जगह से आप ऊपर ले जाएंगे या फिर नीचे ले जाएंगे या फिर ऐसे ले जाएंगे, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा सरफेस किस पे रहेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे रहेगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज बॉडी को मूव कराने पे कोई काम नहीं करना पड़ता है। और ये जो आपको बताए गए हैं ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दिस इज़ द फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज़ द सेकेंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज़ द थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे ये जो हमारे राइट साइड की दीवार थी वो प्लस थी, लेफ़्ट साइड की दीवार माइनस थी। ये राइट साइड से अगर इस प्लेट की दूरी 5 मीटर है, 5 मीटर पे पोटेंशियल 20 है। जब हमने प्लेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, 10 मीटर पे रखा, पहले ये प्लेट 5 मीटर पे थी, फिर ये प्लेट 10 मीटर पे हुई तो पोटेंशियल घट के 15 हो गया। फिर जब ये प्लेट 20 मीटर पे हुई तब ये पोटेंशियल घट के 10 हो गया। मतलब हम पॉजिटिव चार्ज से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं पोटेंशियल घट रहा है, और एक समय हम निगेटिव चार्ज के नज़दीक आएंगे तो अब ये पोटेंशियल -10, -20, -25, जैसे जैसे निगेटिव की तरफ जाएंगे पोटेंशियल वैसे वैसे माइनस में होता जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ फीलिंग्स आई आपके दिमाग में, तो वीडियो को देखते रहें और थोड़ा शेयर भी करें, ठीक है।